हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रमोद कुमार और आप देख रहे हैं स्टडी जीके मैथ्स यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आता हूं और उस प्रश्न को वर्णन करने के बाद आपको कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। और अगर एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्न याद भी है तो आपको रिवाइज हो जाता है। और हमारा मकसद है कि सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आप लोगों के पास पहुंचाएं और यह पढ़ें ताकि आप लोगों के लिए बेहतर साबित हो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रभावित नहीं होती है? चीन, बांग्लादेश, भारत, नेपाल। तो आप आंसर कहेंगे नेपाल। क्या कहेंगे? आंसर में नेपाल कहेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो है नेपाल से होकर के नहीं प्रवाहित होती है। और कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें इसमें, तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से चीन के पास से निकलकर भारत होकर के बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आप कहाँ से निकलता है ये? तो आप कहेंगे तिब्बत से निकलती है। तिब्बत अर्थात चीन के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी और यह जो है भारत होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको याद हो गया होगा कि तिब्बत के पास निकल करके भारत होते हुए और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी का है। और अगर इसकी कुल लंबाई बात करें तो कुल लंबाई जो है इसका 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितने हैं? 2900 किलोमीटर है। तो आपको इससे रिगार्डिंग में प्रश्न याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कहता है महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो आंसर क्या कहेंगे आप? मौर्य वंश कहेंगे। क्या कहेंगे? मौर्य वंश। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? तो आप कहेंगे मौर्य वंश के थे। आइए कुछ इससे इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। ये अशोक जो है, अशोक ने 4 वर्ष के गृह युद्ध के बाद 269 में राज्याभिषेक किए। यानी अशोक जो है कितने वर्षों तक गृह युद्ध किए थे? 4 साल तक गृह युद्ध किए थे, ये याद रखिएगा। और 269 ईस्वी में राज्याभिषेक किया गया। और ये बिंदुसार के पुत्र और मुस्लिम के भाई थे। आप ये भी याद रखेंगे, ये बिंदुसार के पुत्र और मुस्लिम के भाई थे। अशोक प्रधानमंत्री राजा गुप्त के सहयोग से सत्ता प्राप्त किए। अशोक प्रधानमंत्री राजा गुप्त के सहयोग से सत्ता प्राप्त किए, याद रखेंगे। और अशोक के मस्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक शब्द मिलता है। ये भी याद रखेंगे आप कि अशोक के मस्की शिलालेख में सर्वप्रथम अशोक शब्द मिलता है। वहीं बात करें कि भारत में शिलालेख सर्वप्रथम कौन प्राप्त किया? तो अशोक के प्राप्त होता है। भारत में शिलालेख सर्वप्रथम किसको प्राप्त होता है? अशोक को प्राप्त होता है। तो आपको बहुत सारे पॉइंट इस पर याद हो गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न है कि राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, आप इसको याद रखेंगे। लोक नृत्य से प्रश्न एक न एक पूछ लिया जाता है एग्जाम में। देखिए, कहता राम खेलिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो यहाँ पर है हरियाणा, केरल, बिहार, मध्य प्रदेश। आप कहेंगे बिहार का ये राम खेलिया एक क्या है? ये लोक नृत्य है। तो चलिए कुछ इससे इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करते हैं। रामखेलिया बिहार के एक लोक नृत्य है। वहीं जट जाटिव सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। याद रखेंगे, जट जाटिव और सामा चकेवा बिहार का लोक नृत्य है। जबकि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य जो है रामलीला है। क्या है? रामलीला है। और वहीं
डांडिया के बारे में पूछा जाए तो डांडिया जो है कहाँ की लोक नृत्य है, गुजरात की है। कहाँ की है, गुजरात की है। तो आई होप आपको याद हो गया होगा कि रामखेलिया, वहीं जट जाटिप और सामा चकेबा, ये कहाँ की लोक नृत्य है, बिहार की लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कहता है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948, 1972, 1947, 1968। आंसर हो जाएगा 1948। क्या हो जाएगा आंसर? 1948। इससे इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। श्रीलंका को 1948 ईस्वी में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। याद रखिएगा, श्रीलंका को 1948 ईस्वी में डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। वहीं जब श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ताम्रपारनी। क्या कहेंगे? ताम्रपारनी कहेंगे। ये श्रीलंका का पुराना नाम है। वही प्राचीन नाम उसको बुलाया जाता है। श्रीलंका का प्राचीन नाम हुआ ताम्रपानी। जब पुराना नाम की बात करें तो आप इसको कहेंगे सिलोन। दोस्तों इसको याद रखिएगा, थोड़ा बोलने में मिस्टेक हुआ है। ये श्रीलंका का प्राचीन नाम अगर पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे ताम्रपारनी। वही श्रीलंका का पुराना नाम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे सिलोन था। और आप लोग को पता ही होगा कि श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? कोलंबो है। और इसकी भाषा अगर पूछ लिया जाए श्रीलंका का तो इसकी भाषा जो है सिंहल है। क्या है भाषा? सिंहल है। तो आपको इस प्रश्न को पढ़ने से बहुत सारा प्रश्नों का आंसर मिल गया। प्राचीन नाम ताम्रपारनी और प्राचीन नाम हुआ, और पुराना नाम सिलोन, और राजधानी कोलंबो, और भाषा सिंहल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ प्रश्न देखिए, निम्नलिखित मस्जिदों में से किस का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जामा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबुल बाग मस्जिद हरियाणा, किला ए कोहना मस्जिद दिल्ली। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए नंबर हो जाएगा, जामा मस्जिद दिल्ली। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो आप कहेंगे जामा मस्जिद दिल्ली। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों के आपको याद करा दें। जामा मस्जिद जो है वो भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। वही जब आपको पूछ लिया जाता है कि जामा मस्जिद भारत का क्या है, सबसे बड़ा मस्जिद है, याद रखेंगे। और बादशाही मस्जिद लाहौर का औरंगजेब ने बनाया। लाहौर में जो बादशाही मस्जिद है वो किसने बनवाया? औरंगजेब ने बनवाया, याद रखेंगे। किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली का शेरशाह ने बनाया। किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली का शेरशाह ने बनवाया। वहीं कुछ इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा करें। दिल्ली के पुराना किला में अवस्थित किला एक कोहना मस्जिद भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद की बात करें तो बड़ा मस्जिद की बात करेंगे तो हम लोग कहेंगे जामा मस्जिद। वहीं सबसे भारत की बड़ी अधूरी मस्जिद की बात करें तो आप कहिएगा दिल्ली के पुराना किला में अवस्थित किला एक कोहाना मस्जिद है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जर्मन वैज्ञानिक ने एक्स किरणों की खोज की? विल्हेम रोएंटजेन, फिलिप लेनार्ड, मैरी क्यूरी, विलियम क्रोक्स। तो आंसर क्या होगा इसका? आप लोग को पता होगा, नहीं है पता देखिए बताते हैं। विल्हेम रोएंटजेन। एक्स किरणों की खोज किसने किए? विल्हेम रोएंटजेन ने किए। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातों की बात करें। विल्हेम रोएंटजेन ने एक्सरे किरणें की खोज की। एक्सरे किरणें का अगर तरंगदैर्घ्य का परिसर पूछ लिया जाए तो आप कहिएगा 10⁻⁻10 एम से लेकर के 10⁻⁻8 एम तक होता है। ये एक्सरे किरणें का क्या है? ये तरंगदैर्घ्य का परिसर है।
एक्स किरणें की आवृत्ति की बात करें तो आप कहेंगे 10⁻18 से लेकर के 10⁻16। कितना कहेंगे? 10⁻18 से लेकर के 10⁻16 कहेंगे। ये आवृत्ति होता है इसका। और वही कुछ और इम्पोर्टेंट की बात चर्चा करें तो एक्स किरणें का उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। कहाँ होता है उपयोग? चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? अक्षर प्रति मिनट, पंक्ति प्रति मिनट, पृष्ठ प्रति मिनट, शब्द प्रति मिनट। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? पृष्ठ प्रति मिनट। यानी 1 मिनट में पृष्ठ कितना प्रिंट करता है, यही इसका आधुनिक प्रिंटर को मापने की, गति मापने की है। तो चलिए इससे संबंधित कुछ पॉइंट की चर्चा करें। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गुटेनबर्ग ने किया। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने किया पूछ लिया जाएगा तो आप कहेंगे गुटेनबर्ग ने किया। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कब शुरू हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था, जो गोवा में पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया था। इतने आप याद रखेंगे। और एक पॉइंट और आपको याद दिला दूं कि भारत में सबसे पहले किस कंपनी का आगमन हुआ? तो आप कहेंगे पुर्तगाली कंपनी का भारत में सर्वप्रथम आए। सबसे पहले कौन सा कंपनी आए? पुर्तगाली कंपनी आए। और वहीं बात करें कि आलू, मक्का, तंबाकू जैसे फसल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पुर्तगाली के द्वारा शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसको आप याद रखेंगे कि भारत में आलू, मक्का, तंबाकू जैसे फसल किसके द्वारा शुरू किया गया? तो पुर्तगाली के द्वारा किया गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, कहता है रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? रूटाइल, हेमेटाइट, चूना पत्थर, पिंच ब्लेंड। आप कहेंगे पिंच ब्लेंड। क्या कहेंगे? पिंच ब्लेंड। रेडियम का पिंच ब्लेंड खनिज है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातों की चर्चा करें। रेडियम पिंच ब्लेंड अयस्क से प्राप्त होता है। रेडियम कौन सा अयस्क से प्राप्त होता है? पिंच ब्लेंड। ये अपने आप में क्या है? ये इसका अयस्क है। यूरेनियम कार्नेहाइट और पिबलेंट अयस्क से प्राप्त होता है। वही रेडियम चमकने वाली धातु है। कैसा धातु है? चमकने वाला धातु होता है, जिसका उपयोग क्या होता है? प्रयोग प्रसाधन के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का प्रयोग परमाणु क्षेत्र में भी होता है। आप याद रखेंगे यूरेनियम का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु क्षेत्र में होता है। और जादू गोटा जो है यूरेनियम, जो जादू गोटा से क्या निकाला जाता है? यूरेनियम निकाला जाता है। आपको अभी बताया मैंने रेडियम से संबंधित और यूरेनियम से संबंधित। सो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाए तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा क्या होगी? आधी घट जाएगी, या आधी बढ़ जाएगी, आधी घट जाएगी, स्थिर रहेगी, शून्य रहेगी। आंसर क्या कहेंगे इसका? आधी घट जाएगी। ये आंसर हो जाएगा। चलिए इससे कुछ पॉइंट याद करते हैं। कहता है कि यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो उसके वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा आधी घट जाएगी। और वहीं अगर पूछ लिया जाए कि विद्युत फ्यूज का क्या काम होता है, तो आप कहेंगे विद्युत फ्यूज परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है? परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि विद्युत फ्यूज किसका मिश्रण है, तो आप कहेंगे टीन का और शीशा का। किसका? टीन और शीशा कहेंगे। टीन कितना परसेंटेज है? 63%। वहीं शीशा की बात करेंगे तो आप कहेंगे 37% होता है। आपको याद हो गया होगा। और सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है इसको। फ्यूज को किस क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम में। और फ्यूज का गलनांक क्या होता है?
कम होता है। तो आपको याद हो गया होगा ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिका में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? लाल रक्त कोशिका हो जाएगा। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो आप कहेंगे लाल रक्त कोशिका। तो आपको याद हो गया होगा कि लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह लेके आता हूँ और इसके साथ क्वेश्चन को वर्णन करने के बाद कई सारे प्रश्नों का आंसर आपको मिल जाता है। हमारा तात्पर्य यह है कि आपका क्वेश्चन याद हो जाए, आपको याद करा दूँ। अगर याद किए हैं तो आपको रिवाइजिंग करा दूँ, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर सके और आपको कुछ दिमागों पर रहें। हमारा मकसद होता है आपको कई सारे प्रश्नों को याद करा देना। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर करिए, कमेंट्स करिए। और हम चाहेंगे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा हो। हम फिर इसी तरह से क्वेश्चन लेकर आऊँगा अगला वीडियो में, अगला प्रॉब्लम लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।